हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल #एजुकेशनल वर्ल्ड पर। यह वीडियो लेक्चर पार्ट 4 है। ठीक है, अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़े थे? गोलीय दर्पण के बारे में जाना था तथा उनके कुछ भाग पढ़े थे। अवतल एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियमों को जाना था। आज हम उससे आगे प्रतिबिंब की कौन से स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके लिए हमने यहाँ लिख रखा है। देखिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या जानेंगे? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोगों को समझेंगे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोगों को क्या करेंगे? हम समझेंगे। आप भी हमारा साथ देते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। देखिए, आपके लिए हमने लिख कर लाए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्थिति पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था, वस्तु को जब फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक दर्पण बना दिया गया है। ठीक है, अगर आपने पिछले क्लास को अच्छी तरह रिवाइज किया होगा तो आपको यह याद होगा कि सबसे पहले फोकस आता है। इसके ज्यामितीय अक्ष के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और वक्रता केंद्र क्या होता है? फोकस दूरी का दोगुना होता है। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं? वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखने के बाद उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, इसके लिए हमने एक दर्पण लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? या अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका क्या है? परावर्तक सतह धंसा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ एक दर्पण लिया गया है। ये इसका ध्रुव है P पॉइंट और ये इसका फोकस है F पॉइंट। ठीक है, और ये इसका वक्रता केंद्र है जो कि है C पॉइंट। देखिए, जब यहाँ पर वस्तु को रखा जाता है तो पहली किरण क्या होती है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम के अनुसार पहली किरण क्या होगी? जब भी वस्तु से निकलेगी तो जाके फोकस से गुजरेगी। ठीक है, वस्तु से निकली और जाके फोकस से गुजर गई। ठीक है, दूसरी किरण कहाँ जाती है? दूसरी किरण हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरेगी। ठीक है, क्या होगी? वक्रता केंद्र अर्थात यहाँ से गुजरेगी। समझ रहे होंगे आप? ठीक है, तो जब इसको गुजारा गया तो पीछे की ओर तो ये कहीं कटने वाले नहीं है, ये आपको साफ पिक्चर में दिख रहा होगा। अगर हम इस लाइन को आगे ऐसे बढ़ाएं, ठीक है, और दूसरे लाइन को आगे ऐसे बढ़ाएं, ठीक है, तो ये आपस में पीछे कहीं नहीं कटेंगे, अतः ये आगे कटेंगे, यानी कि दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे ये आपस में कट रहे हैं। ठीक है, अतः वस्तु का पिक्चर अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ? दर्पण के पीछे। आपके लिए, आपके सुविधा के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के पीछे बनेगी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक होगी और सीधी होगी। देखिए ये पिक्चर क्या हो रहा है? सीधा बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब जो है इसका सीधा बन रहा है। देखिए, इस मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, अर्थात सीधा बन रहा है। यानी कि वस्तु क्या है? वस्तु की प्रतिबिंब क्या होगी? काल्पनिक होगी, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब ही हमेशा सीधा बनता है। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वस्तु केवल इतना हुआ है लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है। ठीक है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब का यह आकार होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, जब वस्तु को हम फोकस पर रख देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर एक दर्पण लिए, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष रहा, ये इसका ध्रुव रहा, ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। जब वस्तु को हम फोकस पर रख दें, अर्थात यहाँ पर वस्तु को रखे हैं, तो पहली किरण निकली यहाँ से, पहली किरण निकली और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गई। क्या हुई? दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गया, वस्तु भी फोकस पर ही रखा गया है। दूसरी किरण भी यहाँ से निकली और वक्रता केंद्र से गुजरी, यहाँ से निकली और वक्रता केंद्र से गुजर गई। तो यही रेखा है, थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा सा सीधा नहीं दिख रहा है, मतलब कि जो लाइन पाड़े गए हैं थोड़ा टेढ़ा पाड़े गए हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये क्या है? समानांतर बनी है, रेखाएं जो है समानांतर बनी है, आपस में कभी नहीं कटेंगी। ठीक है, रेखाएं क्या होती है? समानांतर बनी है, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो सकती है? तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी और उल्टी होगी। ठीक है, वास्तविक और
उल्टी होगी। क्यों होगी वास्तविक और उल्टी? क्योंकि यह आगे जाके नीचे की ओर कहीं किसी कारणवश कटेंगे, ठीक है, तो नीचे ही इसका फोटो बनेगा, ठीक है, नीचे कहीं बनेगा इसका फोटो। अर्थात प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं उल्टी। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि कहीं नीचे बहुत दूर जाके कटेगा, ठीक है। मान लीजिए मुख्य अक्ष इतना दूर है, यहाँ पर जाके कटा, ठीक है, तो क्या हुआ? ये वस्तु से बड़ा ही तो हो गया, वस्तु बस इतना है, ठीक है, और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, तो ये क्या हो गया? वस्तु से बड़ा हो गया। आप समझ रहे होंगे। इसके आगे देखते हैं हम, इसके आगे कहाँ रखा जाता है? तो इसके आगे रखा गया है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। कहाँ रखा गया? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। इस स्थिति में क्या होगा? देखिए यहाँ पर रहा एक दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, इसका मुख्य फोकस, ये इसका रहा ध्रुव, ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। वस्तु को हम कहाँ रखें? फोकस और वक्रता केंद्र अर्थात बीच में रखे हैं, ठीक है, ना फोकस पर ना वक्रता केंद्र, दोनों के बीच में रखे हैं। तो देखिए सबसे पहला किरण निकला और फोकस से होकर गुजरा, ठीक है, कहाँ से गया? पहला किरण निकला, फोकस से होकर गुजर गया, और दूसरा किरण वक्रता केंद्र से गुजरी, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से, ठीक है। और क्यों गुजरेगी? ये हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियमों में देखा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है प्रतिबिंब को बनवाने के लिए, ठीक है। तो दूसरी किरण कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो देखिए पिक्चर कहाँ बना है? पिक्चर वही हमेशा, अर्थात प्रतिबिंब जो है वहीं बनेगा जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में कटेंगी, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट पर क्या हुआ है? दोनों रेखाएं आपस में कट गई हैं, अर्थात इसका प्रतिबिंब इसी पॉइंट पर बना होगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चूँकि प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है, इसके लिए इतना चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पिक्चर बनाइए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चूँकि प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है, ठीक है, अर्थात क्या होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है? परावर्तक सतह के सामने है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि दर्पण के सामने है, ठीक है। और देखिए वस्तु को बस इतना छोटा था, लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, अर्थात क्या हुआ है? वस्तु से बड़ा पिक्चर बना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस दिमाग में पिक्चर को बनाने का प्रयास कीजिए, आप इसको पिक्चर को ही याद कीजिए, आपको सभी आंसर याद रहेंगे, ठीक है। ऐसे याद करने से आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो। इसके आगे देखिए, जब वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं? जब वस्तु को हम रख देते हैं वक्रता केंद्र पर, ठीक है, कहाँ रख देते हैं? वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रख देते हैं तो उसका पिक्चर कैसा बनता है? तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? सॉरी, पहले दिखा देते हैं आपको पिक्चर पर, ठीक है। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो देखिए ये रहा ये दर्पण, अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव रहा, ये मुख्य अक्ष रहा, ठीक है, और ये इसका फोकस रहा और ये इसका वक्रता केंद्र, इसका क्या हो गया? ये वक्रता केंद्र। आपके लिए फोटो को थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए जब वस्तु की पहली किरण कहाँ से जाएगी? होकर फोकस से होकर गुजरेगी। तो देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें हम यहाँ से, तो पहली किरण निकली और फोकस से गुजर गई, ठीक है। फिर से ध्यान से देखिए, पहली किरण ऐसे गई, ठीक है, पहली किरण चली गई, और दूसरी किरण कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र से जाती है। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से जाएगी, ठीक है। तो ये सीधे वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, और वक्रता केंद्र से सीधे नीचे की ओर चली जाएगी, ठीक है। सीधे कहाँ जाएगी? नीचे की ओर चली जाएगी। अथवा इसको एक और तरह से देख सकते हैं कि क्या हुआ कि दूसरी किरण क्या होगी? वक्रता केंद्र से गई, तो यहाँ से निकला और यहाँ से गया, ठीक है, और फिर दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई, ठीक है। जब इसी चीज़ को नीचे रखा जाता है, नीचे की ओर रखा जाता है, तो पहली किरण निकली और फोकस से होकर गुजरी, और दूसरी किरण निकली और वक्रता केंद्र से होकर गुजरी सीधा, ठीक है। दूसरी किरण सीधा है। जब वस्तु को ऊपर रखा गया तो आप समझिए इस पिक्चर में दोनों तरफ रख के बनाया गया है, ठीक है। वस्तु को एक बार नीचे भी रखा गया है, एक बार ऊपर भी रखा गया है। तो पहली किरण निकली और फोकस से गुजरी, दूसरी किरण सीधे नीचे गई। तो देखिए इस बिंदु पर दोनों किरणें आपस में कट गई, ठीक है। इस बिंदु पर क्या हुई? दोनों किरणें बिंदु ए डैश पर दोनों किरणें कटी हैं, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब होगा यहीं पर बनेगा।
क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब इसी पॉइंट पर बनेगा। ठीक है, अब चूंकि इस पॉइंट पर बनेगा तो ये क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र पर ही बना हुआ पिक्चर है। ठीक है, कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर बना हुआ पिक्चर है। ठीक है, और ये क्या हुआ है, वस्तु के आकार का बना है, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर बना है। देखिए ये पिक्चर चूंकि उल्टा है तो हम कह सकते हैं यह पिक्चर वास्तविक बना है। ठीक है, यह प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। इसे यहाँ पर बगल में आपके लिए लिखा भी गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपके लिए लिखे हैं, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, दर्पण की परावर्तक सतह जिस साइड है उस साइड ही प्रतिबिंब बना है, तो दर्पण के सामने बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टी होगी। ठीक है, तो देखिए उल्टा भी है और वास्तविक भी है, पिक्चर वास्तविक बना है, अर्थात प्रतिबिंब जो है वास्तविक। आकार क्या होगा, वस्तु के समान आकार का होगा। यही बात हमने आपको पिक्चर देख के भी बताया था कि वस्तु के समान आकार का होगा। तो आप पिक्चर को समझिए। ठीक है, अर्थात जो प्रतिबिंब बना है उसको समझिए, याद करने का प्रयास कीजिएगा तो याद में बहुत कन्फ्यूज़न होगा, याद तो हो जाएगा आपको लेकिन बहुत कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो पिक्चर से समझिए फोटो को और हमेशा के लिए याद रखिए अपने दिमाग में। देखिए 5 नंबर स्थिति क्या हो सकती है। ठीक है, 5 नंबर स्थिति में क्या हो रहा है, तो देखिए जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच आप वस्तु को कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि अनंत तो क्या होता है, अनंत होता है अर्थात इन्फिनिटी होता है। तो वस्तु को आप वक्रता केंद्र के बाद कहीं भी रख लीजिए तो उसे हम कहेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना हुआ पिक्चर। देखिए जब यहाँ पर एक दर्पण रखा गया, अवतल दर्पण, और ये इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। वस्तु को यहाँ रखा गया तो पहली किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, तो पहली किरण फोकस से गई, यहाँ से निकली किरण और यहाँ से होते हुए फोकस से गई। दूसरी किरण से कहाँ जाएगी बच्चों, तो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से, ये देखिए गई किरण और कहाँ पर कट गई, बिंदु ए डैश पर ये कट जाती है आपस में। ठीक है, बिंदु ए डैश पर ये आपस में कट रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश पर। ठीक है, इतने देर में आप समझ गए होंगे कि को पिक्चर कैसे बनाया जाता है, मतलब कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, कौन सी रेखा कहाँ से गुजारनी है, तो पहली रेखा फोकस से हमें इसी गुजारनी है, दूसरी रेखा वक्रता केंद्र से। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी है, दर्पण के सामने बनी है। ठीक है, यानी कि दर्पण की परावर्तक सतह जिस साइड है उसी साइड प्रतिबिंब की स्थिति बनी है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक एवं उल्टी है। देखिए उल्टी है ना, उल्टी है होने का मतलब क्या होता है, वास्तविक है। और वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसका आकार कैसा है, तो वस्तु से छोटा है। देखिए वस्तु इतनी बड़ी रखी गई थी और वस्तु छोटी बनी है। ठीक है, वस्तु से क्या हुई है, छोटी बनी है। इसके बाद एक और स्थिति है, ठीक है, 6 नंबर स्थिति, जिसमें वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखे जाएंगे, अनंत पर। तो अनंत कहने का मतलब क्या होता है, वस्तु को आप बहुत दूर रखे हुए हैं। ठीक है, अनंत का मतलब होता है कि ऐसा वस्तु जो बहुत दूर है, ऐसा स्थिति जो बहुत दूर है। ठीक है, मतलब हो सकता है आए लेकिन बहुत दूर है अभी। ठीक है, तो इसे देखते हैं इस स्थिति में क्या होता है। देखिए ये रखा गया आपके लिए अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, और पहली किरण आती है और फोकस से गुजरती है, पहली किरण आती है और फोकस से गुजरती है। ठीक है, पहली किरण आती है और फोकस से गुजर जाती है, और दूसरी किरण कहाँ से गुजरेगी, ठीक है, दूसरी किरण गुजरेगी वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो मान लीजिए दूसरी किरण यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से आई तो वक्रता केंद्र तो यहीं पर है। ठीक है, तो इसके सामने आएगी तब ना फोकस से, सॉरी वक्रता केंद्र से गुजरे, और वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो सीधा ही चल जाएगी। ठीक है, अर्थात फोकस पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अनंत से आने वाली वस्तुओं का। ठीक है, देखिए मान लीजिए नीचे से कोई किरण आती है, नीचे से कोई किरण आई तो ये भी फोकस से पहले कटेगी, फिर दूसरी किरण कहाँ से कटेगी, वक्रता केंद्र से, यहाँ से सीधे आएगी, सीधे आएगी तो यहीं से कट जाएगी। ठीक है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अनंत पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यहाँ पर लिख दिया गया आपके लिए, नोट कर लीजिएगा आवश्यक रूप से जितने भी अभी तक आपको चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है,
प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने हमने आपके लिए लिखा है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं उल्टी है, ठीक है। तथा प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। वस्तु इस साइड बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। हो सकता है वस्तु को इतना बड़ा रखा हो गया, लेकिन बहुत दूर होने के कारण जो दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा फोकस पर ही बनेगा, ठीक है, बहुत दूर होने के कारण। तो इतने थे, ये सब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियाँ थी, ठीक है। अर्थात वस्तु को कहाँ रखा जाएगा अवतल दर्पण के सामने, तो उसकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी और किस जगह पर बनेगी और उसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। ये सब जितने भी देखे आपने, ये सब अवतल दर्पण में थे। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में बने हुए थे। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में कौन कौन सी स्थिति है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की दो ही स्थिति हैं। कितनी स्थितियाँ हैं, दो स्थिति, ठीक है। उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है उनकी दो ही स्थिति है। तो सबसे पहला स्थिति क्या है, अनंत पर रखा जाए वस्तु को, अनंत पर रखा जाए वस्तु को, कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए वस्तु को। सबसे पहली स्थिति कौन सी, अनंत पर रखा जाए, और दूसरी स्थिति कौन सी, तो अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए। अब इसकी दो स्थितियाँ क्यों हैं, ये भी आपके मन में डाउट आया होगा। उसकी सात है और इसकी केवल दो है, ठीक है। तो बात यह है कि इसका जो फोकस और वक्रता केंद्र होता है ना, ये दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या हुआ होता है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उठी हुई होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उठी हुई है। और जो इसका फोकस होता है, ठीक है, और वक्रता केंद्र होता है दर्पण के चूँकि पीछे होता है, ठीक है। क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है। अतः हम इधर तो वस्तु दर्पण के पीछे तो रखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर इस साइड से हम लाइट मारेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर तो आएगा ही नहीं, परावर्तित तो होगा ही नहीं। इसलिए अवतल दर्पण सॉरी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की केवल दो स्थिति हैं। कौन कौन सी है, अनंत पर रखें और ध्रुव और अनंत के बीच रखें। अर्थात एक तो यहाँ पर रखें, ठीक है, ध्रुव और अनंत के बीच इतनी दूर में कहीं पर रख सकते हैं, या फिर पूरा अनंत पर रखें, यानी कि दम दूर से लाइट आएगी, ठीक है, बहुत पीछे से लाइट आएगी अनंत पर रखने पर, या फिर इस जगह पर हम कहीं पर इस साइड में वस्तु को रख दें। समझ गए आप, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहली स्थिति क्या कहता है। तो देखिए यहाँ दूसरी स्थिति दी गई है, पहली स्थिति यहाँ पर है। पहली स्थिति, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, सॉरी दोस्तों, नंबरिंग गलती कर दी गई है, ठीक है, नंबर गलती कर दिया गया है। ये पहला नंबर है, ठीक है, ये पहला नंबर है और वो दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है। देखिए आगे हम देखते हैं, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो क्या होता है। देखिए वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच ये रहा एक उत्तल दर्पण, ठीक है। ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है और ये इसका मुख्य फोकस, ये यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र, ठीक है। जब वस्तु को हम यहाँ पर ध्रुव रहा और इस साइड पूरा अनंत हो गया, ठीक है। तो जब वस्तु को यहाँ पर हम रखते हैं तो पहली किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ठीक है। तो पहली किरण को हम गुजारेंगे फोकस, ये देखिए यहाँ से रेखा गई, यहाँ से मुड़ गई, ठीक है, यहाँ से गई और यहाँ से मुड़ गई। अब आप सोच रहे होंगे ये तिरछी मुड़ गई, यहाँ से तो सीधी गई थी। तो देखिए हुआ कुछ ऐसा कि ये रेखा तो गई यहाँ से, ठीक है, इस साइड से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, इस साइड चली गई, परावर्तित होकर उस साइड चली गई। लेकिन इसका जब हम बनाते हैं काल्पनिक स्थिति, ठीक है, तो वो ये इस साइड गई है, ठीक है, इस साइड ऐसे कुछ आगे गई है, ठीक है। ये कहाँ गई है, इस साइड कुछ ऐसे आगे है। दूसरी रेखा यहाँ से होते हुए वक्रता केंद्र से गुजरी है, ठीक है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप समझ रहे होंगे वस्तु का प्रतिबिंब कैसे कहाँ दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहली रेखा निकली और इस साइड चली गई, लेकिन इसका काल्पनिक स्थिति इस साइड गया, ठीक है, इसका काल्पनिक स्थिति इस स्थिति में गया। और दूसरी रेखा यहाँ से ऐसे गई, ठीक है, और ये भी कुछ परावर्तित होकर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कुछ इसी साइड गई होगी, ठीक है। लेकिन इसका भी हम काल्पनिक चूंकि बना है, ठीक है, चूंकि काल्पनिक स्थिति बनाया है तो यहाँ पर इस साइड जाती हुई हम सब मानते हैं कि ऐसे गई, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु ए डैश पर बनेगा, ठीक है। वस्तु क्या है, बिंदु ए डैश बी डैश वस्तु की ऊपरी लंबाई और नीचे लंबाई है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु
ए डैश बी डैश के बीच बना है, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रकृति कैसे मान सकते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे, ये देखिए परावर्तक सतह इस साइड है, ठीक है। और ये है इसका दर्पण का पिछला भाग, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति है क्या, दर्पण के पीछे। प्रकृति कैसी है, काल्पनिक तथा सीधी। देखिए प्रतिबिंब क्या सीधा बना है दर्पण के, सॉरी मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, अर्थात काल्पनिक है प्रतिबिंब, ठीक है। और आकार कैसा है, तो वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु इतना बड़ा था और इसका प्रतिबिंब बस थोड़ा सा छोटा बना है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा है, इसलिए वस्तु से छोटा इसका प्रतिबिंब की प्रकृति है, क्या है, वस्तु से छोटी है। प्रतिबिंब का आकार, स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे, और प्रकृति है काल्पनिक और सीधी। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट, ठीक है। 2 नंबर, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, ठीक है। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो क्या होता है, तो देखिए ये रहा एक उत्तल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस बिंदु, ये इसका सॉरी ये इसका ध्रुव बिंदु, इसका फोकस बिंदु, ये इसका वक्रता केंद्र। तो देखिए जब अनंत पर रखा गया, जब वस्तु को अनंत पर रखा गया यानी कि बहुत ही दूर यहाँ पर कहीं रखा गया होगा, ठीक है, बहुत ही दूर, ठीक है। तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पर टकराई, ये सीधी में ऐसे वास्तव में ऐसे गई होंगी रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन हम काल्पनिक स्थिति ऐसे माने, क्योंकि पहली किरण क्या होती है, फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से, फोकस से होकर गुजरती है। मान लीजिए फिर नीचे से कोई किरण आई, ठीक है, नीचे से कोई किरण आई तो ये भी कुछ ऐसे गई होगी, ठीक है, ऐसे आए ऐसे चले गए, ठीक है। लेकिन हम काल्पनिक स्थिति यहाँ पर माने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गई होगी, क्योंकि ये एक सीधा लाइन है। अगर ये इधर गई है तो हम इधर ही मान सकते हैं कि ये गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये किरण गई, तो हम यहाँ पर क्या हुआ, किरणें, काल्पनिक किरणें यहाँ पर कटी, ठीक है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। और ये कौन सा पॉइंट है, तो ये फोकस वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, फोकस वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में चूंकि दो ही स्थिति थी और दोनों स्थिति हमने आपको बना के दी गई है, तो हमने आपको बता दिया है, तथा यहाँ पर लिखा भी गया है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे। प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक एवं सीधी होगी, ठीक है। और आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा आकार। कैसा होगा आकार, वस्तु से बहुत ही छोटा, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है वस्तु यहाँ से बहुत ही बड़ी हो, ठीक है, और यहाँ से लाइट गया हो तो ये मुड़ गया हो इधर, तो बहुत ही छोटा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। जब भी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। अब आगे हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग अभी हम जानने वाले हैं, जिसमें पहले हम अवतल दर्पण के उपयोगों को पढ़ेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कनकेव मिरर कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला उपयोग हम देखते हैं, सबसे पहला उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह चेहरे का बड़ा काल्पनिक और एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। हजामती दर्पण मतलब कि आप नाई के पास गए होंगे, ठीक है, बाल कटवाने के लिए, मूंछ कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ किस दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि जो प्रतिबिंब है उसमें बड़ा बने, ठीक है, काल्पनिक बने एवं सीधा बने, ठीक है। सीधा बनेगा तभी ना आदमी अपना पिक्चर देखेगा, अपना प्रतिबिंब देखेगा शीशे में, तथा अपने बारे में समझेगा कि ठीक से उसका हजामत किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। तो बड़ा बनाया जाता है ताकि अच्छा से उसको जो भी कस्टमर है अर्थात ग्राहक है उसको पता चल सके अपने चेहरे की जानकारी, ठीक है। इसके बाद इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग रोगियों के नाक कान गला चेक करने में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए, रोगियों के नाक कान गले इत्यादि की जांच करने में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसा स्थिति होता है, मान लीजिए इसका, यहाँ पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का क्या हुआ है, नाक खराब हो गया है, नाक में क्या हो गया, कुछ गंदगी फंस गई है, कान में कुछ गंदगी फंस गई है, ठीक है। गला खराब हो गया है, गला खसखसा रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर इसका उपयोग क्या करते हैं, एक टॉर्च के रूप में करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वो अवतल दर्पण लेते हैं, यहाँ पर लाइट लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, लाइट लगा दिया गया। फिर से आपको पिक्चर बना देते हैं।
यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, जिसका गला चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे यहाँ से किरणें आती हैं और इसके मुंह पर देखते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ताकि लाइट को हम रिफ्लेक्ट करके किसी एक बिंदु पर भेज सकें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए लिखा भी गया है। क्या किया जाता है, इसका उपयोग रोगियों के नाक कान गले इत्यादि की जांच करने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग, यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, क्योंकि सूर्य यह क्योंकि क्या करता है, ये सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर गुजारता है, ठीक है। ये क्या करता है, सूर्य की किरणों पर एक बिंदु पर ला देता है, ठीक है, जिससे खाना पकने में आसानी होती है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ से आया लाइट टकरा है, इस बिंदु पर मिला, यहाँ से आया लाइट टकरा है, इस बिंदु पर, यहाँ से आया लाइट टकरा है, इस बिंदु पर यह क्या करता है, सभी किरणों को एकत्रित कर देता है, ठीक है, जिसके कारण तापमान बहुत बनता है और खाना बनने लगता है सोलर कुकर की सहायता से, ठीक है। इसके अलावा इसका किस लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग सोलर पैनल में भी किया जाता है, ठीक है, जिससे जिससे क्या होता है, बिजली बनाया जाता है। इसका उपयोग सोलर पैनल में भी किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग अग्रदीप अर्थात हेडलाइट में किया जाता है, अथवा सर्च लाइट में किया जाता है। हेडलाइट, आप गाड़ी का हेडलाइट देखेंगे, उसमें क्या लगा होता है, अवतल दर्पण को लगाया जाता है, ताकि जो लाइट है एक बिंदु पर अच्छे से हमें क्या कर सके, दिखा सके किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका उपयोग और लिखा गया। उसके बाद उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे हैं, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। यूजेस ऑफ क्या लिखे गए, कन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण। इसमें क्या लिखा गया, इसका क्या होता है, उपयोग स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में। स्ट्रीट लाइट बोले तो आपके गलियों में जो भी लाइट लगाए गए होते हैं, ठीक है, उन्हें स्ट्रीट लाइट कहा जाता है। उनमें किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, विभिन्न भागों में भेज देता है, अर्थात पूरे तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है चारों तरफ, ठीक है, छितरा के भेजता है। देखिए कुछ है जो उत्तल दर्पण होता है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर एक बिंदु पर लाइट मारिएगा, ठीक है, तो ये इधर जाके चित्र आ जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आया तो इधर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मारे तो ये दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब विभिन्न दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है, बहुत बड़ा एरिया को छोटे से जगहों में दिखा देता है, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है, बहुत बड़े से एरिया को छोटे मिरर में ही दिखा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका एक दो और उपयोग लिखे गए हैं नीचे। देखिए किसी रूप में भी किया जाता है, देखिए, हाँ, यहाँ पर बताए गए हैं कि किस लिए किया जाता है, आखिर इसका साइड मिरर में उपयोग किस लिए किया जाता है वो बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। किसी वस्तु का हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। आपने देखा दोनों उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियाँ, ठीक है, ठीक है, दो स्थितियाँ थी, और दोनों स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बना था, ठीक है। एक बार फोकस पर बना था वो भी सीधा था, और एक बार फोकस से पहले बना था वो भी सीधा था, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें उल्टा प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। और दूसरी बात है कि ये अन्य दर्पणों अर्थात अन्य दर्पण की तुलना में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसकी विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक है। यानी कि एक छोटे से दर्पण में ही बहुत सारे एरिया, इतनी दूर के बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है, बहुत सारी एरिया को कवर कर लेता है और अपने में दिखा सकता है, इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। आज का पढ़ाई इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप आशा है आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। और हम हमारे वीडियो के अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।